गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाई केशव सर में। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बारे में हम पूरी तरीके से विशेष जानकारी ग्रहण करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बच्चों, आपसे एक विनती है, आग्रह है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और घर पे अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा। और उसके लिए आप मान लीजिए कि आपका स्कूल कॉलेज सब बंद है, जिस वजह से आपको अधिक से अधिक टाइम अपने घर पर देना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहले राष्ट्रवाद, ठीक ना। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक यानी कि किसी भूमि के क्षेत्रफल में, सांस्कृतिक यानी कि अलग अलग धर्मों के पालन करने वाले, अलग अलग संस्कृति के पालन करने वाले तथा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में क्या करती है? बांधती है। यानी आपस में अलग अलग विभिन्न समुदाय के लोगों को, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो विभिन्न समुदाय के लोगों को क्या करती है? तो एकता के सूत्र में बांधती है। और यह आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। और यह आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का क्या है? प्रतिफल है। फिर कह रहा है राष्ट्रवाद का उदय, ठीक ना। राष्ट्रवाद का उदय, देखिए राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में हुआ था। यूरोप में जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो होता है वो इटली के फ्लोरेंस नामक नगर से होता है तथा इसका उदय पुनर्जागरण काल से माना जाता है। इसका जो प्रारंभ है वो पुनर्जागरण काल से माना जाता है, लेकिन जो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो उदय हुआ वो इटली के फ्लोरेंस नामक नगर से हुआ। क्या होता है? यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है वो इटली के फ्लोरेंस नामक नगर से हुआ था तथा इसका उदय पुनर्जागरण काल से माना जाता है। कह रहा है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने इसे और भी उन्नत रूप से उभारा। यानी कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसने क्या किया? इसके रूप को और भी बढ़ा दिया। और 19वीं शताब्दी आते आते यह और भी आक्रामक रूप धारण कर ली। यानी कि 19वीं शताब्दी के आगमन होते होते ये जो क्रांति थी अपने चरम सीमा पे पहुंच गई, क्योंकि इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। क्योंकि इसके कारण भी क्या थे? यथेष्ट थे और परिणाम भी क्या रहे? युगांतकारी रहे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक ना। यूरोप में देखिए राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात यानी कि उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान किया। कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवादी भावना के विकास में पहला जो कदम था वो फ्रांस की राज्य क्रांति, यानी कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। और फिर कह रहा है कि उसके बाद नेपोलियन के आक्रमण ने, यानी कि जो नेपोलियन क्या करता है अपने विस्तारवादी नीति को धारण करके अलग अलग देशों पे आक्रमण करता है, इससे भी क्या होती है? लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। फिर कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने वहाँ की राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर, फ्रांस की क्रांति जो थी वहाँ की राजनीति क्या की? कि अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर, यानी किसी विशेष परिवेश से बाहर करके उसको अखबार, सड़क और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। उसको क्या किया कि अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नए युग का संदेश पहुंचा। यानी कि नेपोलियन का जो अभियान था उसके द्वारा यूरोप के कई राज्यों में नवयुग यानी कि नए युग के शुरुआत का अभियान या संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन ने क्या किया कि जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर क्या किया? उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिससे इटली और जर्मनी क्या हुआ? एकीकरण का मार्ग क्या हुआ? प्रशस्त हुआ, यानी कि आसान हुआ। फिर कह रहा है कि दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ भी जगा। दूसरी तरफ जो नेपोलियन की नीति थी उसके कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध, यानी कि फ्रांस में जो सरकार थी या जिसका शासन था उसके विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति
पूर्ण विक्षोभ भी जगा। फलतः नेपोलियन 1814 में फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया। और इन जब लोगों में क्रांतिकारी की भावना उमड़ पड़ी तो उससे क्या हुआ कि नेपोलियन क्या किया, तो फ्रांस की राजगद्दी को छोड़ करके वो कहाँ का चला गया, तो इंग्लैंड पलायन कर गया, यानी कि इंग्लैंड चला गया। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है कि 1815 में वियना सम्मेलन, ठीक ना। 1815 में हम वियना सम्मेलन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि नेपोलियन के पतन के बाद, यानी नेपोलियन के पतन के बाद, यानी कि नेपोलियन का जो साम्राज्य था या नेपोलियन के मर जाने के बाद यूरोप की विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्रित हुई। यानी कि जितने भी यूरोपीय की विजय शक्तियाँ थी, यानी कि जो जो युद्ध में विजय हुए थे या जो लोग जीते थे, वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। यानी कि नेपोलियन की मृत्यु हो जाने के बाद जितने भी यूरोप की विजय शक्तियाँ थी वो क्या हुई, तो उन्होंने सब क्या किया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में इकट्ठा हुए। उन सभी देशों का मुख्य उद्देश्य ये था कि यूरोप में वो पुनः उसी व्यवस्था को क्या करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे जिसे नेपोलियन के युद्धों ने क्या कर दिया था, अस्त व्यस्त। यानी नेपोलियन के युद्धों ने क्या किया था, उसको हटा दिया था, ठीक ना। नेपोलियन के युद्धों ने उसको अस्त व्यस्त या परास्त कर दिया था। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में क्या थे, असमर्थ थे। यानी कि जो विजय शक्तियाँ थी जो इसमें भाग लिए थे वो इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियाँ राजनीति को निर्धारित करने वाले वो जो आयोजन था उसमें जितने भी लोग एकत्रित हुए थे, जितने भी राजनयिक यानी कि जितने भी राजनेता एकत्रित हुए थे, वे इस बात को देखने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की जो नई शक्तियां हैं वो राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही है, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो बहुत जल्द आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें और हम अगला वीडियो जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।